नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक यूनिक प्रकार का आइडिया आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो ये आइडिया यूनिक नहीं है, बट ओवरऑल जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली वो लोग जो कि आर्मी में नौकरी करना चाहते हैं, नेवी में नौकरी करना चाहते हैं, एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए एक बुरी खबर की तरह हो सकता है ये। अगर आप बात करो तो मिलिट्री पर्सनल्स में 2 लाख तक की कमी पड़ सकती है 2022 के एंड तक। जी हां, भारत सरकार की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो 2022 के एंड तक जितनी होनी चाहिए थी उससे 2 लाख कम हो सकती हैं। मतलब 15% का शॉर्टफॉल यहां पे हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इस पर्टिकुलर आइडिया में, और मैं बता दूं, इस पर्टिकुलर आइडिया को एक बहुत ही आला अफसर ने दिया है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग। इनका यह बोलना है कि जितनी आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ है, हमें 25% के रिडक्शन को एम करना है, और ऑलरेडी 2022 के एंड तक 15% का रिडक्शन हो जाएगा। मतलब अभी हमें आर्म फोर्सेस के नंबर को 10% और कम करना है। अब आप बोलोगे यार ये किस तरीके की बात हो गई। यहां पे समझना पड़ेगा, आर्म फोर्सेस में लंबे समय से जो डिमांड चल रही है कि भाई रिफॉर्म्स लेके आइए, और इस रिफॉर्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि नंबर ऑफ आर्म फोर्सेस मेंबर्स को आप कम करो। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया एक लिमिट से ज्यादा अपने डिफेंस बजट्स को नहीं रख सकता। डिफेंस बजट को अगर कट करना है तो नंबर ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सन को आप कम रिक्रूट करिए, तो उनकी तनख्वाह कम देनी पड़ेगी, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम होंगे, इनकी पेंशन कम होगी, खर्चा कम होगा। देखा जाए तो एज ऑन 10th of December 2021 इंडिया में 1,02,955 आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स की शॉर्टेज है। अब यह डाटा है 10 दिसंबर 2021 का। हर साल आर्म फोर्सेस से लगभग 60,000 सोल्जर्स रिटायर्ड होते हैं। तो अब दिसंबर 2021 का डाटा है और हम लोग ऑलमोस्ट अप्रैल में एंट्री मार गए हैं, ठीक है। तो लगभग आप कह सकते हो कि 20,000 लोग, वैसे तो देखा जाए अगर साल में 60,000 लोग रिटायर करते हैं तो डिवाइडेड बाई 4 15 होना चाहिए, बट चलो ठीक है। ये मान के चल लीजिए कि दिसंबर से लेके अब तक के टाइम पीरियड में, मार्च एंड में 20,000 लोग और रिटायर कर गए होंगे। तो कितने रिटायरमेंट हो गए टोटल? लगभग 1,23,000। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब का यहां पे क्या बोलना है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के समय ये जो डिफेंस रिक्रूटमेंट एक्सरसाइजेस हैं वो हम नहीं कर पाए। अब सरकार ने ऐसा इंटेंशनली किया या सच में कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते किया, ये एक डिबेट का इशू हो सकता है। बात यहां पे ये है कि टेक्निकली अगर आप देखो तो आर्म फोर्सेस के नंबर को कम करने की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर कम क्यों करें, पाकिस्तान के साथ हमारा इतना वोलेटाइल बॉर्डर है, हमेशा इनकर्जेंसी होते रहते हैं, चाइना के साथ एलएसी पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है, तो ऐसे समय पे तो हमको ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत है ना, हम सोल्जर कम क्यों करें। अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करो तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। टोटल 14 लाख मिलियन एक्टिव पर्सनल है इसमें। वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री। नंबर 1 पे कौन है बाय नंबर्स? चाइना। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा डिफेंस बजट इंडिया का है पूरी दुनिया में। 2020-21-22 के हिसाब से 2020-21-22 की जो ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग है उसमें इंडिया चौथे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री है। और इस मिलिट्री में 2022 के एंड तक 2 लाख पर्सनल्स की शॉर्टेज होगी, 2 लाख पर्सनल्स की वैकेंसी होगी। मतलब ओवरऑल जितने अमाउंट ऑफ सोल्जर्स होने चाहिए उसमें 15% सोल्जर्स कम होंगे, मतलब लगभग 2 लाख सोल्जर्स कम होंगे। तो एक जनरल माइंड के हिसाब से ये एक टेंशन का इशू होना चाहिए, बट ये टेंशन का इशू नहीं है। इनफैक्ट ऑथर यहां पे पनाग साहब यहां पे ये और कह रहे हैं कि भाई ये 15% का जो शॉर्टफॉल हो गया है ऑफिसर्स में, इसको 10% और बढ़ाओ, और 25% तक आर्म्ड फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है इसको कम कर दो। अब ये लॉजिक किस हिसाब से यहां पे ऑथर दे रहा है। एक तरफ आप देखिए देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यूथ है वो ओवरऑल यहां पे नौकरियों की डिमांड कर रहा है। इनफैक्ट अभी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे वहां पे ये डिमांड उठी कि पिछले 2 साल से डिफेंस का कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो जो 2 साल में जिन लोगों की एज लिमिट खत्म हुई है, उनको आर्मी में जाने का मौका ना मिल पाया, उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दो। तो अगर 19 साल अपर एज लिमिट थी तो अब 21 साल तक इंसान कंपीट कर पाए एनडीए के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें 19 साल एलिजिबिलिटी है। इस प्रकार की डिमांड उठी। मतलब लोगों की तरफ से तो ऑब्वियस ही बात है ये डिमांड आएगी ना कि भाई जो भी डिफेंस जॉब्स हैं आप उनको बढ़ाओ। सरकार से तो हमेशा लोग यही डिमांड करेंगे कि नौकरियां बढ़ाओ। लेकिन जब बात आती है आर्मी की, तो आर्मी में सिर्फ आप ये लॉजिक रख के नहीं सकते कि भाई नौकरियां बढ़ाओ। हमें 21वीं शताब्दी की आर्मी को देखना है और हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट ऑफ द आर्ट आर्म्ड फोर्सेस बनाना है। और स्टेट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस में, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्म्ड फोर्सेस में ब्रूट फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं रहती। आर्म्ड फोर्सेस का वैलर हमेशा आगे रही है इंपॉर्टेंट नहीं होता। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ हमारी आर्म फोर्सेस को इंगेज करना। अब चाइना सामने से आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है, तो क्या उस आर्टिलरी फायरिंग के नीचे हमारे सोल्जर्स चले जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। उस आर्टिलरी का हमें आर्टिलरी के साथ जवाब देना है। तो हमारी साइड पे आर्टिलरी को मैन करने के लिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे सोल्जर्स को डिप्लॉय करने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सोल्जर्स इनफ है। तो इस समय पे इंडिया की जितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा की जरूरत नहीं, उसको कम करने की जरूरत है, लगभग 25%। 2022 के एंड तक ऑलरेडी 15% कम हो रही है, 10% और कम कर दो। इंडिया के डिफेंस बजट का क्या हिसाब है? 2022-23 में हमारा डिफेंस बजट था 5.25 लाख करोड़। पिछले साल कितना था? 4.78 लाख करोड़। इस बार हमने ज्यादा डिफेंस बजट एलोकेट किया और उससे हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से वेपन्स खरीदेंगे। लेकिन अगर आप चाइना के डिफेंस बजट की बात करोगे तो हमसे 3 गुना बड़ा है। और यूएस के डिफेंस बजट की तो बात ही छोड़ दो। यूएस मिलिट्री पे पूरी दुनिया का 39% स्पेंड करता है, चाइना लगभग 13% स्पेंड करता है, इंडिया लगभग 3.7% स्पेंड करता है। एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, हमें बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में भी पैसा खत्म करना है, हम पूरा का पूरा पैसा डिफेंस में नहीं उड़ा सकते। पाकिस्तान की चिल्लर इकोनॉमी अपनी बजट का ऑलमोस्ट सारा ही पैसा वो आर्मी को दे देते हैं, बहुत ही कम पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जाता है। और इसलिए देखो पाकिस्तान में आर्मी की कितनी चलती है। हालांकि बस वो आर्मी ही डेवलप कर पाए, लोगों का कोई भी इस समय पे मदद करने के लिए या फिर जो प्रॉपर उनके प्रोग्राम्स चलने चाहिए, पीपल फ्रेंडली प्रोग्राम, वो चलते नहीं है। जो भी पाकिस्तान का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो सरकार में एक मेजर रोल प्ले करता है। बहरहाल उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इंडिया के पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट में एक चीज की पॉलिटिकल क्लैरिटी है। पॉलिटिकल क्लैरिटी का मतलब क्या हो गया? हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो गए, और बाकी जितने भी ऊपर लोग बैठे हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, उनको एक बात तो पता है, और वो बात ये है कि नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को हमें घटाना है और इसको घटाने के लिए तरीके ढूंढने हैं। और इन तरीकों को इजाद करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और जो 3 सर्विस चीफ्स हैं वो कई बार बैठ के बातचीत कर चुके हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स को सामने लेके आ चुके हैं, बट ग्राउंड लेवल पे प्रपोजल अब तक नहीं बना है। और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि कोई पॉलिटिकल कमिटी नहीं बनी है। यहां पे एक स्टीयरिंग कमेटी यहां पे बननी चाहिए, जहां पे टॉप पॉलिटिशियंस होनी चाहिए, मोदी जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, इस प्रकार के लोग होने चाहिए जो कि लगातार नीचे के लेवल पे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालें, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में उनके ऊपर प्रेशर डालें, और इस प्रेशर के थ्रू ग्राउंड लेवल पे इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया जाए। अभी के लिए अगर आप रिफॉर्म्स की बात करो तो कई बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपस में इनमें थोड़ी बहुत बहस होती दिखती है। अभी जब थिएटराइजेशन की बात हो रही है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को थिएटराइजेशन करो, तो उस थिएटराइजेशन में इश्यूज निकल के आ रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स बोल रही है कि हम आर्मी के अधीन नहीं हो सकते। फिर कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस आर्मी हो जाता है, तो भाई आर्मी चीफ की ज्यादा चलेगी आर्मी के अंदर या डिफेंस सेक्रेटरी की ज्यादा चलेगी। तो इस प्रकार के बहुत से पेंडिंग इश्यूज हैं। ये पेंडिंग इश्यूज तब सॉर्ट आउट हो सकते हैं जब टॉप लेवल पे एक स्टीयरिंग कमेटी बने, उस स्टीयरिंग कमेटी में प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जैसे लोग बैठे हों जो कि ओवरऑल इस बात को इंश्योर करें कि भाई आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा। अगर आप सब कुछ आर्मी के ऊपर छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं चीजों के होने का रेट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आर्मी में अभी भी ट्रेडिशनल कमांड स्टेटस और मोडस ऑपरेंडी चल रही है। देखा जाए तो अब पेंडिंग रिफॉर्म्स क्या क्या है। देखो, पहला तो है ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन। ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी अलग अलग ऑपरेट करते हैं। इंडिया को बहुत सारे अलग अलग जोन्स में बांट दो और एक जोन में एक आप कह लो मिलिट्री कमांड होनी चाहिए। उस मिलिट्री कमांड के नीचे नेवी भी आएगी, आर्मी भी आएगी, एयरफोर्स भी आएगी। इसको बोलते हो थिएटराइजेशन। मतलब थिएटर्स बना दिए आपने इंडिया के अंदर, और इन थिएटर्स के अंदर एक कमांडर होगा और उस एक कमांडर के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों उसके पेरूजल पे होंगी। अभी के लिए क्या होता है कि मुंबई में नेवी का अलग हेडक्वार्टर है, एयरफोर्स का अलग हेडक्वार्टर है, आर्मी का अलग हेडक्वार्टर है, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो मान लो मुंबई के कोस्टल इलाके में मान लो शिप का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो नेवी अलग रिस्पॉन्ड कर रही है, एयरफोर्स अलग से अपने हेलीकॉप्टर लेके पहुंच रहा है, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो एक थिएटर में एक कमांडर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों उसके अंदर, तो इसको बोलते हैं ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन, जिसको आप थिएटराइजेशन भी बोलते हो। दूसरा क्या बताया जा रहा है? रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली ऑफ द आर्मी इन फॉर्म ऑफ कंबाइंड आर्म्स, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स एंड कंपोजिट यूनिट्स। मतलब कि बेसिकली आर्मी को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में बदलना, कंपोजिट यूनिट्स बनाना, बेसिकली रीस्ट्रक्चर, रीऑर्गेनाइज करना आर्मी को। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे है वो समझिए। देखिए, आर्मी पर्सनल्स का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, इनको पेंशन देनी पड़ती है।
तो अभी पेंशन हटानी है। अभी पेंशन कैसे हटाओगे? तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप आर्मी ऑफिसर्स को शॉर्ट टर्म के लिए इंगेज करो। शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो ऑफिसर्स यहां पर रिक्रूट किए जाते हैं उनको 3-3 साल के टेन्योर के लिए बुला लो आर्मी में डेप्यूटेशन के लिए, और ऐसे 50% लोगों को रखो। बेसिकली वो सोल्जर्स जो कि शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट में आर्मी के साथ हैं, अगर ये 50% स्ट्रेंथ को फॉर्म करते हैं, मतलब 50% स्ट्रेंथ छोटे समय के लिए आर्मी के साथ एसोसिएटेड है, लंबे समय के लिए आर्मी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजराइल में भी देखिए, इजराइल में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। हर फैमिली का एक बच्चा तो मिलिट्री में सर्व करेगा ही, वो 2-3-4-5 साल मिलिट्री में सर्व करता है, फिर यूएस वगैरह या किसी दूसरे देश में पढ़ने के लिए चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार का इंडिया में शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू कैपेबल ऑफिसर्स को ढूंढो और उनको शॉर्ट टर्म के लिए आर्मी के साथ इंगेज कर लो। 3 साल 5 साल वो आर्मी को सर्व करें और फिर बाद में अपनी सिविलियन लाइफ में वापस लौट जाएं। तो पूरी जिंदगी वो आर्मी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनको रिटायर होने के बाद हमें पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से छोटे टर्म के लिए हम लोग लेटरल एंट्री के थ्रू ले सकते हैं आर्मी में। जैसे बीटेक में होता है ना कि किसी ने मान लो डिप्लोमा किया है, ठीक है, अब डिप्लोमा किया उसने, 10th के बाद डिप्लोमा कर लिया, तो 12th करने की जरूरत नहीं, बीटेक के सीधे सेकंड ईयर में एंट्री मार गया, इसको बोलते हैं लैटरल एंट्री। उसी प्रकार से सीएपीएफ में क्या क्या आता है, तो भाई इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आती है, सीआरपीएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, आसाम राइफल्स आती है, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छी खासी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है इनके पास, तो यहां से काबिल ऑफिसर्स को शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए उठा लीजिए, किसमें, आर्मी में, तो इनको बाद में पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही। प्लस आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो खासकर इन्फेंट्री लेवल पे जो सोल्जर्स रिक्रूट होते हैं, मैं एनडीए से आने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, आईएमए से आने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, तो इन्फेंट्री लेवल पे जो सोल्जर्स रिक्रूट करते हैं उनके जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड से कम 10+2 रखो, मतलब 12वीं पास बच्चे ही यहां पे कंपीट कर पाए। तो ये सब अगर हम कर पाते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो सैलरीज और पेंशन का बजट है इसको हम थोड़ा बहुत यहां पे स्टेबलाइज कर पाएंगे। और आज की डेट में हमको जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हम क्वांटिटी को मेंटेन ना करके क्वालिटी को मेंटेन करें। ओके, जैसे अब फॉर एग्जांपल इंडिया की एक बहुत बड़ी माउंटेनियर्स टेरेन है। माउंटेन टेरेन में तो भैया हमें बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए अलग अलग पासेस वगैरह को गार्ड करने के लिए, बट आप देखो तो हम 25% कम स्ट्रेंथ के साथ ही मैनेज कर सकते हैं अगर हमारे पास मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी तगड़े लेवल की है। और उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो भी वॉर्स होंगे वो इंटेंस होंगे और हाईली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होंगे। इस बात के चांसेस बहुत कम है कि इंडिया चाइना कन्वेंशनल लेवल पे वॉर करने लगे, जैसा इस समय पर रशिया यूक्रेन में हो रहा है। रशिया ने तो ये सोच के यूक्रेन पर अटैक कर दिया कि यूक्रेन की मिलिट्री उनके एक दहाई भी नहीं है, 10% भी नहीं है, आराम से हरा देंगे। चाइना बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इंडिया की मिलिट्री की क्या कैपेबिलिटी है, इंडिया क्या क्या कर सकता है। खासकर रशिया का जो हुआ है यूक्रेन में अटैक करने के बाद, चाइना तो कभी गलती नहीं करेगा। तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि कोई कन्वेंशनल वॉर हो। जरूरत क्या है? क्वालिटी सोल्जर्स, उसके साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, टॉप लेवल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी। और जब हम ये सब करेंगे तब जाके हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली में हमें इतने मिलिट्री पर्सनल्स की जरूरत ही नहीं है। तो 2022 के एंड में ये जो 2 लाख पर्सनल्स की वैकेंसी बन रही है, इसको मौके की तरह देखो। क्योंकि हुआ ये है कि पिछले 2 साल पैंडेमिक में सब रिटायर होते गए, रिक्रूटमेंट नया हुआ नहीं, तो ऐसा बोला जा रहा है कि 2022 के एंड तक 2 लाख मिलिट्री पर्सनल्स की वैकेंसी होगी, 15% वैकेंसी होगी। इसको भरने की जरूरत नहीं है और 10% वैकेंसी पैदा करने की जरूरत है। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ के 75% पे हम अपनी डिफेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे डेवलप करें। उसके लिए होलिस्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है और पॉलिटिकल विलिंगनेस की जरूरत है। टॉप लेवल पे जो पॉलिटिशियंस बैठते हैं ना, जब तक वो पॉलिटिकली ओन नहीं करेंगे इस प्रोसेस को, जब तक वो सामने, अभी तक क्या है कि मिलिट्री जनरल्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर छोड़ दिया गया। अब सरकार तो है ना ये बोल देगी कि हम 25% कम रिक्रूट करेंगे। जैसे ही सरकार मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम आर्मी में 25% वैकेंसी कम करेंगे, आधे बच्चे तो सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए निकल जाएंगे कि हमको नौकरी दो, हमको नौकरी दो, हमको डिफेंस ज्वाइन करना है, देश की सेवा करनी है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस को 25% कम सोल्जर्स की जरूरत है। ये एक व्यू पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है, जो कि डिटेल में मैंने आपके साथ बात की है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार का व्यू पॉइंट सही है? क्या यहाँ पे एचएस फनाक जी जो आइडियाज दे रहे हैं वो सही है? आप अपने व्यू पॉइंट जरूर नीचे करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को लोगों के साथ शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। ज्वाइन बटन दबा के जाना इफ यू कैन।